दोस्तों नमस्कार। कल की कहानी जेठ जी हद है बेशर्मी की उलझते रिश्ते भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का तीसरा भाग। पिछले दोनों भागों में आप सब ने पढ़ा कि प्रभा शादी के बाद जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसके जेठ जी का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। घर में देवर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इस वजह से प्रभा ने अपने जेठ जी के छिछोरेपन को काफ़ी हद तक सहन किया। प्रभा अपने जेठ की बेहुदा हरकतों से परेशान थी। प्रभा उनकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए क्या चाल चलेगी, चलिए पढ़ते हैं। प्रभा की सास उद्धव से बोली, तुम ऑफिस जा रहे हो तो एक काम करो, प्रभा और अपनी बहन को पार्लर छोड़ देना। कल महिला संगीत है, सुबह ही मिनी बस आ जाएगी। दोपहर तक होटल में शिफ्ट होना है। इनके पार्लर का काम भी आज ही निपट जाए तो ठीक है। प्रभा पहले से ही नहा धोकर तैयार थी। ननद जल्दी से तैयार होने चली गई। सास ने प्रभा और अपनी बेटी से कहा, उद्धव के साथ पार्लर निकल जाओ और आते समय ऑटो कर लेना। भारी गर्मी में जाने का सफ़र तो ठीक ठाक कट जाएगा। जेठ जी ने अपनी ऑल्टो मेन गेट पर लगा दी। ननद भी तैयार होकर आ गई और वह पिछली सीट पर बैठ गई। पिछली सीट पर दूसरी तरफ कुछ पैकेट सामान के पड़े हुए थे। ननद ने प्रभा के लिए जगह बनाने की कोशिश की तो वह पैकेट्स को इधर उधर एडजस्ट करने लगी। जेठ जी बोले, पैकेट्स को वहीं पड़ा रहने दो, उनमें बहुत ज़रूरी सामान है। प्रभा, तुम यहाँ आगे मेरे साइड वाली सीट पर आकर बैठ सकती हो। प्रभा संकुचाते हुए ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। आज जेठ जी को लग रहा था कि जैसे वे प्रभा का हरण करने में सफल हुए हों। एक फिल्म का गाना गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगे, साथ ही बीच बीच में प्रभा को भी निहार रहे थे। पार्लर के बाहर दोनों को छोड़कर वे अपने ऑफिस के लिए आगे निकल गए। जेठ जी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के पद पर कार्य करते हैं। प्रभा ने हंसते हुए अपनी ननद से कहा, ननद जी, लगता है जेठ जी को जीवन संगनी की जरूरत है। ननद ने कहा, अपने बेतुके हट के कारण जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बिना बात के विवाह नहीं करने का प्रण लेकर बैठ गया है। जीवन में एक लड़की ना मिले तो क्या आजीवन कुंवारा रहकर अपने माँ बाप को दुख देना सही है? अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में, परंतु इसे कौन समझाए। दीदी, आप कहें तो मैं और अखिल कोशिश करें जेठ जी को समझाने की। तुम भी कोशिश करके देख लो, परंतु अंजाम तुम जानती ही हो। तुम्हारे जीजा जी ने कितने सारे रिश्ते भिजवाए थे और इसके लिए बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ सभी ने कोशिश करके देख ली, पर इसके सिर से उस कंचन का भूत उतरता ही नहीं। वह भी तो शादी करके अपना घर बसाए हुए है, फिर इसको क्या दिक्कत है? यह भी तो किसी और लड़की से शादी कर सकता है, परंतु नहीं, इसे तो मुझे दोष देना है और माँ बाबूजी को दुख देना है। बस इसकी जिंदगी का बस यही एकमात्र मकसद रह गया है। न जाने कुंवारा रहकर क्या साबित करना चाहता है। पार्लर से ब्लीच, फेशियल आदि सभी काम निपटाकर प्रभा और उसकी ननद ऑटो लेकर घर आ गई। अगले दिन होटल जाना था। उसकी सभी तैयारियां सुनिश्चित की। सासू माँ ने कहा कि अपना सभी जरूरी सामान याद से रख लेना। सब अपनी अपनी पैकिंग शाम को ही करके सोना, ताकि आनन फानन में कुछ छूट न जाए। प्रभा ने कहा, तुम दोनों नंद भावज नहीं बहू का सभी जरूरी सामान एक बार फिर से चेक कर लेना। मैंने तो चेक कर लिया है। अगर कोई दिक्कत रह गई हो तो तुम्हारे बाबूजी बहुत सुनाएंगे। शाम को सभी अपना अपना कार्य निपटा कर घर पहुँचे।
जेठ जी भी ऑफिस से आ गए। वे प्यारेलाल की मशहूर रबड़ी मलाई लेकर आए थे। प्रभा को पकड़ाते हुए बोले, यह लो प्रभा, इसे फ्रिज में रख दो। रात के डिनर के बाद सभी इसका जायका चखेंगे। रात के डिनर के बाद सब ने स्वादिष्ट रबड़ी मलाई खाई, जो वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। अगले दिन सुबह सभी को जल्दी उठना था, तो सभी डिनर करके सोने चले गए। अखिल और प्रभा अपने कमरे में आ चुके थे। प्रभा से रहा नहीं गया और उसने जेठ जी की सभी हरकतें अखिल को बता दी। अखिल ने प्रभा को समझाते हुए कहा, बड़े भैया के बहुत एहसान है हम दोनों छोटे भाइयों पर। मुझे आज भी याद है जब हमारा आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तब उद्धव भैया हमारे साथ रात भर जागते थे और हमें पढ़ाते थे। उनकी मेहनत की बदौलत ही हम दोनों छोटे भाई आज इंजीनियर हैं और यह ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रभा ने बीच में टोका, फिर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर ली? अखिल ने कहा, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम तो भैया ने भी क्लियर किया और उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया था, परंतु सेकंड ईयर में एक लड़की के चक्कर में पड़ गई। पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस लड़की से शादी भी नहीं हो पाई, तो आजीवन शादी ना करने का प्रण कर बैठे। इसी के चलते भैया कई साल डिप्रेशन में रहे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से बीए की और यह पोस्ट ऑफिस की क्लर्क की नौकरी उन्हें मिली। तभी दरवाजे को एक बार फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। अखिल ने दरवाज़ा खोला तो बड़े भैया सामने थे। अखिल, तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरा सूटकेस कौन लगाएगा? मैं तो परेशान हो गया हूँ। सोचता हूँ तैयार होकर बारात वाले दिन ही शादी में पहुँचूँ और उसी दिन वापस भी आ जाऊँ। अखिल ने कहा, नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे बड़े भैया हैं। आप कल हमारे साथ चल रहे हैं और शादी के सारे फंक्शन निपटाने के बाद हम सब साथ ही वापस लौटेंगे। आपके बिना भला कैसे काम चलेगा? आपका सूटकेस प्रभा लगा देगी, आप फिक्र मत करो। जेठ जी के चेहरे को देखकर लगा जैसे कि वे यही सुनना चाहते थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अच्छा अखिल, अगर तुम्हारा सामान लग गया हो तो प्रभा को भेज दो प्लीज़, मेरा सूटकेस भी लगा देगी। प्रभा अखिल को घूर रही थी। मुझसे पूछ तो लेते। अब एक और बखेड़ा खड़ा हो गया, परंतु यहाँ पर अखिल ने समझदारी से काम लिया और वह उद्धव के कमरे में प्रभा के साथ गया और साथ मिलकर अपने बड़े भाई का सामान सूटकेस में लगवाया, जिससे प्रभा को बहुत अधिक परेशानी नहीं हुई। अगले दिन के समय अनुसार सभी नहा धोकर अपने जरूरी सामान के साथ तैयार थे। मिन्नी बस भी दरवाजे पर लग चुकी थी। जेठ जी फिर अड़ गए। मैं तो अपनी आल्टो में ही जाऊंगा। इनडायरेक्टली प्रभा की तरफ इशारा करते हुए बोले, किसी और को आना है तो वह भी आ सकता है। माँ जी बोली, ठीक है, तुम्हें तो हमेशा अलग ही चलना होता है। ऐसा करो, अपनी बड़ी बहन को ले आना, उसके साथ छोटी बच्ची है। जेठ जी के अरमानों पर पानी फिर गया, पासा उल्टा पड़ गया। ननद जी जो फूटी आंख उन्हें नहीं सुहाती थी, अब घंटों का सफ़र उनके साथ काटना था। जेठ जी भी कम चतुर नहीं थे। सोचा, साथ ना सही परंतु आंखों की तृप्ति के लिए मिन्नी बस में ही चलूं। प्रभा सामने तो रहेगी। जेठ जी बोले, आप लोगों को तो कभी मेरी फिक्र हुई नहीं। कोई बात नहीं माँ, आज छोटे भैया की शादी के खुशहाल मौके पर मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं आप सबके साथ ही चलूँगा। आगे प्रभा क्या करेगी? क्या प्रभा अपने जेठ जी से पीछा छुड़ा पाएगी या
जेठ जी के साथ घटेगी कुछ और घटना। पढ़ते हैं कहानी के अगले भाग में। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।